और अब बात ईरान जंग में ट्रंप के उस मिशन की जिसने मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस का सायरन बजा दिया है, क्योंकि ईरान जंग में बैकफुट पर जाने के बाद अब ट्रंप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे ईरान और आक्रामक हो सकता है। हॉर्मूज में फंसे ट्रंप ने इससे निकलने के लिए नया दांव चला है। उनके निशाने पर अब ईरान के वो एटमी सुरंग हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह कदम सफल होगा या एक बार फिर ट्रंप ईरान के एटमी सुरंग के मायाजाल में फंस जाएंगे। देखिए ये पूरा विश्लेषण। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान में ट्रंप का अगला मिशन क्या है। क्या ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने वाले हैं? क्या ईरान को न्यूक्लियर विहीन करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है? ईरान पर भले ही अमेरिका ने जोरदार हमला किया हो, लेकिन अभी तक जिस यूरेनियम संवर्धन को लेकर जंग छिड़ी थी उसे लेकर अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिली। साथ ही ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर भी अमेरिका ऐसा कोई हमला नहीं कर पाया जिसकी बात जंग से पहले की जा रही थी। खबरों की माने तो अमेरिका ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह करने के मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। उसके यूरेनियम को नष्ट करने के लिए अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है। इस मिशन में 75वीं रेंजर रेजिमेंट या 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन जैसी अमेरिकी सेनाएं शामिल हो सकती हैं। आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। नहीं, उन्होंने लक्ष्य लगाया था चेंज ऑफ रेजीम, वो नहीं हुई। उन्होंने कहा उनके जो परमाणु हथियार के बनाने के फैक्ट्री और बंदोबस्त है उसको नष्ट कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। ट्रंप कह रहा है कि मैं अब इनके जो 400 या 600 किलोग्राम यूरेनियम जो उन्होंने बनाया है, ये ट्रंप का लक्ष्य है कि अंडरग्राउंड में जो यूरेनियम ईरानियंस ने लगाया है उसको मैं नष्ट करूंगा। ट्रंप ने खुद माना है कि ईरान जंग में यूरेनियम संवर्धन तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हम किसी भी समय वहां तक पहुंच सकते हैं, जो इस्फहान, फोर्दो और नतांज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में नीचे गहराई में दबा हुआ है। सबसे पहले अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर एयर स्ट्राइक करेंगी। फिर एयर स्ट्राइक के बाद स्पेशल फोर्स के जवान एक सुरक्षा घेरा तैयार करेंगे। उसके बाद अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर में फोर्स दाखिल होगी। फिर न्यूक्लियर एक्सपर्ट के साथ संवर्धित यूरेनियम की खोज करेगी। जैसे ही यूरेनियम मिल जाएगा उसे या तो नष्ट कर देगी या फिर कब्जे में ले लेगी, और फिर फोर्स वहां से वापस लौट जाएगी या फिर बैकअप फोर्स के आने तक इलाके पर कब्जा बनाए रखेगी। तो मिडिल ईस्ट की ओर एक और अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूएसएस त्रिपोली ने मलक्का स्ट्रेट पार कर लिया है। यूएसएस त्रिपोली के अगले 5 से 7 दिनों में अरब सागर पहुंचने की संभावना है। यूएसएस त्रिपोली के साथ 2 ट्रांसपोर्ट शिप भी मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। हालत ऐसी है कि यूएसएस ट्रिपोली एक बड़ा लैंडिंग शिप है अमेरिका का, तो वो लैंडिंग के लिए ट्रिपोली कह रहा मैंने जापान से भेजा है और मैं लैंड ट्रूप्स के साथ ईरान को सबक सिखाऊंगा। अब सवाल पूछे कि इस सफल होगा कि नहीं। ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड आज तक अमेरिका भाग गए, अफगानिस्तान से, वियतनाम से भाग गए, इराक से भाग गए, तो अब ईरान में जाके क्या करेंगे देखा जाएगा। और ट्रिपोली पहुंचेगा कैसे ईरान? उनके पास मिसाइल है, उनके पास ड्रोन है। यूएसएस त्रिपोली 45,000 टन का 850 फीट लंबा असॉल्ट शिप है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह F-35 फाइटर जेट और MV-22 ट्रांसपोर्ट विमान कैरी करने में सक्षम है। यूएसएस त्रिपोली से एक साथ कमान, जमीनी, हवाई और रसद युद्ध लड़े जा सकते हैं। यूएसएस त्रिपोली में स्पेशल ऑपरेशन के लिए खास यूनिट तैनात है जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करने के मिशन पर काम करेगी, और इस पर 2200 सैनिक और क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। और अब सवाल यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर ईरानी सुरक्षा को अमेरिकी सेना भेदेगी कैसे? दरअसल अमेरिकी सेना B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर पहले ईरानी सुरक्षा घेरे में सेंध लगाएगी, फिर फारस की खाड़ी से नौसेना हमला करेगी, जिसका मकसद होगा न्यूक्लियर प्लांट पर सतह के टारगेट्स को नष्ट करना, जिसके लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब सतह पर सुरक्षा घेरा टूटेगा तब स्पेशल फोर्सेस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेंगी, जिसके लिए अब समंदर के रास्ते अमेरिका की स्पेशल फोर्स जल्द ही पूरी सैन्य तैयारी के साथ फारस की खाड़ी में पहुंचने वाली है। क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में कई लेयर की सुरक्षा है, जिसमें अमेरिकी सेना का आमना सामना होगा। न सिर्फ सामना बल्कि ईरान के जवाबी हमलों से भी अमेरिकी सेना को बचना होगा, जो एक बड़ी चुनौती है।
पहली लेयर में ईरान ने S-300, खोरदाद 15 जैसे एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की लेयर डिफेंस तैनात कर रखी, जिसे भेद पाना एक मुश्किल काम है। दूसरे लेयर में कई टनल्स और कंक्रीट शील्ड्स बनाए गए हैं, जो एक भूल भुलैया की तरह है। तीसरी लेयर में ईरान ने बारूदी माइंस बिछा रखी, जिसे पार करना अमेरिकी सैनिकों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। वहीं चौथी लेयर में IRGC के स्पेशल कमांडोज की तैनाती है, जो 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। मेरा ख्याल है कि अब अगर जो ट्रंप बहुत मुश्किल में पड़ गया तो ये B-2 बॉम्बर लाएगा, F-15 लाएगा और P-1 बॉम्बर लाएगा और कारपेट बॉम्बिंग भी करेगा। कारपेट बॉम्बिंग मतलब दे दनादन, अभी तो सिविलियन को इतना नहीं मारा, लेकिन कारपेट बॉम्बिंग हो सकता है, क्योंकि उनको पता है नहीं होगा कहाँ इन्होंने ये परमाणु बनाने की और जो परमाणु यूरेनियम उन्होंने बना के रखा है कहाँ रखा है। और देखिए एक बड़ी खबर है, ईरान के ट्रू प्रॉमिस 4 की 74वीं लहर, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 74वीं लहर। इजराइल अमेरिका पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका की 5th फ्लीट को भी निशाना बनाकर अटैक किया गया है। मनीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, डिमोना अटैक और उसके बाद उससे पहले डिएगो गार्सिया पर अटैक की कोशिश, क्या ईरान ने अपना नेक्स्ट लेवल दुनिया को, मनीष आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो क्या ईरान ने नेक्स्ट लेवल दिखा दिया अपना डिएगो गार्सिया और डिमोना अटैक के बाद? बिल्कुल ये बात तो कही जा सकती है कि पहले डिएगो गार्सिया पर जिस तरह से हमला करने का दुस्साहस हुआ, 4000 किलोमीटर, मुझे लगता है कि दुनिया के 1-2 देशों को छोड़कर किसी के पास इतनी बड़ी क्षमता नहीं है। और उसके बाद फिर डिमोना और अराद में जिस तरह का हमला किया गया है, देखिए पहले हम डिमोना साइड पर थे और इस वक्त हम अराद के साइड पर हैं। इस साइड पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आए, इजराइल के राष्ट्रपति आए, इजराइल के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब आए। आखिर क्यों? क्योंकि 4 हफ्ते की जंग के बाद ये वो साइट है जहां से सबसे अधिक संख्या में लोग घायल हुए। करीब 150 लोग यहां पर ईरान के मिसाइल के हमले की वजह से घायल हुए थे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस वक्त भी आप समझिए कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी, तमाम यहां पर रेस्क्यू टीम के लगने के बाद भी इस पूरे इलाके को सैनिटाइज नहीं किया जा सका। यहां पर हर तरफ तबाही का आलम साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बिल्डिंग दर बिल्डिंग बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। बल्कि जहां पर मिसाइल गिरा है वहां पर बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया है। और इसके अलावा देखिए कि तमाम जो चीजें हैं कैसे वो तहस नहस हो गई है, यहां पर मटिया मेट होने की स्थिति आ गई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी एक बिल्डिंग बची है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि ये असर था मिसाइल का यहां पर, ना केवल इस साइड में बल्कि दूसरे साइड में भी। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं कहूं कि एक बड़ा सा कॉलोनी जो है वो बुरी तरह से यहां पर प्रभावित हुई है। और ये यहां पर तबाही और विध्वंस के वो मंजर TV9 के कैमरे पर हमारे दुनिया भर के दर्शक देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये है ईरान की मिसाइल की ताकत, जिस ईरान ने अपने 4000 एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि अराद तेल अवीव से कितना दूर है और कितना, क्यों यहां पर ईरान ने मारा, आखिर इसकी अहमियत क्या है? बिल्कुल, देखिए ये साउथ इजराइल का हिस्सा है जो नेगेव का रेगिस्तान है, जहां पर डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इजराइल के यहां पर 90 के करीब परमाणु बम रखे हुए हैं। और डिमोना और अराद दोनों आसपास की सिटी है, 25 किलोमीटर का दोनों के बीच में फर्क है। और इसी के बीच में उस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की बात कही जाती है। तो जब यहाँ पर हमला किया गया तो निश्चित तौर पर ईरान ने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को टारगेट करके हमला किया होगा अपने नतांज और फोर्दो पर हुए हमले का बदला लेने के लिए। लेकिन वो दोनों मिसाइल, एक डिमोना में और दूसरा अराद में, दोनों जब यहाँ गिरी तो इन इलाकों में गिरी, जिसकी वजह से भारी नुकसान पहुंचा। 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 हफ्ते की जंग में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है जो किसी एक साइट पर इतनी संख्या में लोग घायल हुए हैं। और इसीलिए जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर पहुँचे या इजराइल के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने एक तरह से कहें तो इजराइल पर हुए इस हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया है कि, और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ईरान उनके सिविलियन को अटैक कर रहा है तो ऐसे में ईरान को उसकी सजा मिलेगी। तो मामला साफ है कि 4 हफ्ते बाद भी ये जंग अब नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, जहां पर इसका स्केल और अधिक बड़ा होगा। मनीष, और इसीलिए जो आप विध्वंस के सबूत दिखा रहे हैं, ईरान ने जो विध्वंस मचाया है, किया है इनफैक्ट इजराइल में, वो बताता है कि ईरान 23वें दिन भी, अभी जंग के 23 दिन हो जाने के बावजूद अभी भी बहुत घातक है और घायल है, इसलिए ज्यादा घातक है।
ये साफ दिख रहा है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन अब बात ईरानी सेना की उस सीक्रेट शक्ति की जिसके दम पर वो न सिर्फ युद्ध में बनी हुई है बल्कि इजराइल और अमेरिकी सेना की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान की टॉप लीडरशिप को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। बावजूद इसके ईरान में ना तो तख्ता पलट हो पा रहा है और ना ही ईरानी सेना कमजोर नजर आ रही है। ईरानी सेना सरेंडर करने के बजाय संपूर्ण अरब में बारूदी कहर ढा रही है। सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसके दम पर ईरान अब भी जंग में मजबूती के साथ टिका हुआ है। सवाल यही है कि शीर्ष नेतृत्व के खात्मे के बाद भी ईरान जंग में कैसे टिका हुआ है। टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद भी ईरान में तख्ता पलट क्यों नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े नेताओं और सैन्य अफसरों के अंत के बाद भी ईरानी सेना जबरदस्त जंग कैसे लड़ पा रही है। ईरानी सेना की वो सीक्रेट शक्ति क्या है जिसके दम पर वो कमजोर नहीं दिख रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, ईरानी सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी अली शमकानी, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी, IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपोर, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह, ईरानी सुप्रीम लीडर के ऑफिस के चीफ मोहम्मद शिराजी, ईरानी इंटेलिजेंस के चीफ सालेह असादी और बासिज फोर्स के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी। ये ईरानी हुकूमत और ईरानी सेना की वो टॉप लीडरशिप है जो इस युद्ध में खत्म हो चुकी है।